हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यून्यू। सो आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। एंड जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसी चैप्टर पे तो हम उसके अंदर मेन केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो काफी बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ कुछ वेरिएबल्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग कि एग्जैक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, एंड कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप कोई क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अटेम्प्ट कर रहे होते हो। सो लेट्स सी, बेसिकली एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि जो प्रोग्रेशन है बेसिकली क्या है, पैटर्न्स हम देखते हैं मैथमेटिक्स में। सो बहुत सारे नंबर पैटर्न्स हमने पहले पढ़े हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैंने एक पैटर्न लिखा, कोई भी मैं दो तीन रैंडम पैटर्न देखती हूँ, लेट्स सी उन पैटर्न्स में से कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन से नहीं है। सो suppose I write a pattern 2 4 6 8 10 so on। so pattern basically एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपके पास नेक्स्ट टर्म मतलब फाइंड करना बड़ा इजी है। विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स आप उस पैटर्न से बता सकते हो कि इसकी अगली टर्म क्या होगी। सो आई कैन सी इवन नंबर्स का पैटर्न है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 10। तो अगर कोई मुझसे नेक्स्ट टर्म पूछे इस पैटर्न की तो आई कैन से 12 होगी, उससे अगली 14 होगी। सो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न, राइट। सो लेट्स सी वन मोर पैटर्न। लेट्स सपोज आई राइट 2, 2, 2। दिस इज वन मोर सॉर्ट ऑफ पैटर्न विच इज कांस्टेंट, लाइक हर एक टर्म इसकी 2 है, तो नेक्स्ट टर्म्स भी क्या हो सकती हैं, 2। नाउ लेट्स सी इफ आई राइट अ पैटर्न की फर्स्ट नंबर 3, देन 6, 12, 24 एंड सो ऑन। सो इफ आई सी द थर्ड पैटर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला नंबर जो अगली सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म का क्या है, into 2, right? So I can see 3 2s are 6, then 6 2s are 12, then 12 2s are 24. Next term I can say it's 48, right? So that is also one of a number pattern जहाँ पे हम नंबर बता सकते हैं अगला क्या है। अब इसमें से देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a progression in which the difference between two consecutive terms is constant। मतलब अगर मैं दो टर्म्स को, दो लगातार जो भी टर्म्स है उनको किसी भी टाइम पे सब्ट्रैक्ट करूं, किसी भी दो लगातार टर्म्स को, सो मेरे पास एक कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, अगर मैं 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या आएगा मेरे पास, 4 माइनस 2 इज 2। इफ आई सब्ट्रैक्ट 4 एंड 6, सेम 6 एंड 4 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आई गेट 2। ऐसे ही मैं 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई विल गेट 2, 10 में से सब्ट्रैक्ट करूँ 8 तो आई विल गेट 2। सो आई कैन सी द डिफरेंस इज कांस्टेंट एट एवरी स्टेप। जो भी डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है हर एक स्टेप में। सो आई कैन सी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। सो ये मेरी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है उस कैटेगरी में फिट होता है। सो आई कैन से दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ एपी। Now let's see this one. Here also second term में से first term minus करिए, I get 2 minus 2 0. Again 2 minus 2 0, 2 minus 2 0. So even if the common difference, the difference is 0, again the difference is same, 0 है but difference तो same है। So I can say this also fits the category of arithmetic progression. Let's see the another one. 6 में से 3 माइनस करूँ तो 3 आता है, 12 में से 6 माइनस करूँ तो मेरे पास 6 आता है, एंड 12 में से 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 12 आता है। तो आई कैन सी द डिफरेंस आई एम गेटिंग एट एवरी स्टेप इज डिफरेंट, राइट। पहले वाले स्टेप में जब भी मैं किन्हीं दो लगातार टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करी तो आई एम नॉट गेटिंग अ कांस्टेंट आंसर। सो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इवन इफ इट इज अ नंबर पैटर्न, इट इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसे हम कहते हैं डी। क्या बोलते हैं हम इसे, डी। डी मीन्स कॉमन difference। Now common difference can be anything, it can be d can be equal to 0, d can be less than 0 and d can be greater than 0। इस केस में आपने क्या देखा था कि d क्या था, ग्रेटर देन 0, 2 आ रहा था इसमें। एंड इस पे आपने देखा था डी था लेस इज इक्वल टू 0, और लेस देन 0 का कोई भी पैटर्न आप केस उठा सकते हो। मतलब उस केस में जो पैटर्न होगा, नंबर्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, समवेयर की जो अगला टर्म होगा वो पहले वाले टर्म से क्या होगा, कम वैल्यू का होगा। सो अगर मैं एक पैटर्न लिखूं 4 2 0 -2, आई कैन सी सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करूं आई विल गेट
2 minus 4 which is minus 2. So here the common difference is negative. So जहाँ पे common difference negative होता है वो types के AP जो होते हैं वो decreasing order में होते हैं, जहाँ greater होता है वो ascending order में होंगे, and जहाँ zero है वो क्या है, constant AP, मतलब वहाँ पे क्या है, हर एक term same. So I hope the arithmetic progression is clear कि exactly arithmetic progression कैसे different है एक number pattern से, और दोनों में क्या differences हैं. Now let's see the next thing. इसमें important formulas क्या हैं, और important formulas discuss करने से पहले देखते हैं important variables क्या है. तो मैंने आपको क्या बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी. क्योंकि अगर वो है तभी वो पैटर्न एक एपी है, अदरवाइज वो जो पैटर्न है वो एपी की कैटेगरी में ही फिट नहीं होता है. सो इफ आई एम राइटिंग एनी पैटर्न, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था 2 4 6 8 एंड सो ऑन, सो ये पैटर्न चले जा रहा है, इवन नंबर्स का है. तो जो पैटर्न होते हैं वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. तो अगर मैंने ये डैश 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 लगा दिया, दैट मीन्स ये कंटिन्यू हुए जा रहा है, मैंने इसको कोई स्टॉप नहीं लगाया इस पे. अगर मैं एक और आपको एपी यहाँ पे बताऊं, जिसमें मैंने सपोज क्या किया आपको, 4 8 12 एंड 16, एंड मैंने स्टॉप कर दिया इस एपी को, मैंने यहाँ पे डॉट 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 आगे नहीं लगाया, तो कितनी टर्म्स लिखी है मैंने, अगेन इसमें मैंने सिर्फ 4 टर्म्स लिखी हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज फाइनाइट, सो वी कॉल इट अ फाइनाइट एपी. एंड ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और उधर क्या हो गई, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ लेट्स सी द वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं. एक तो होता है डी, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विच मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. नाउ एक चीज होती है ए, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. देन एन होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स की टोटल टर्म्स कितनी है. एंड एक होता है ए एन विच इज द nth टर्म. सो बेसिकली nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो व्हाट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अगर मैं आपको यहाँ एपी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इनफाइनाइट एपी, इसका a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई 2, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया 4 माइनस 2 विच इज 2. एंड आपको अगर इसकी कोई nth टर्म निकालनी है, सपोज करो मैंने इस एपी की 20th टर्म निकालनी है, क्या निकालना है, 20th टर्म. तो आई वांट टू फाइंड A20 फॉर दिस एपी. सो मैं क्या करूंगी, a कितना है 2, n कितना लिया है मैंने 20, सो 19, एंड उसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, कॉमन डिफरेंस से. सो 19 2 इज 38, एंड उसमें 2 ऐड करूंगी, आई विल गेट 40. सो व्हाट विल बी द 20th टर्म ऑफ दिस एपी, 40. सो हमारे पास क्या आ गया, ये nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म, a plus n minus 1 into d. And then we have two formulas for finding the sum of the APs also. So अगर मुझे इन टर्म्स का सम बताना है, सपोज करो अगर मैं आपको बोल रही हूँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपके पास सम निकालने के लिए भी क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको हम डिपिक्ट करते हैं SN से. वो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. एंड इस फॉर्मूला की भी डेरिवेशन होती है, एंड आपको आई थिंक स्कूल में लैब प्रैक्टिकल्स में भी इसकी डेरिवेशन सिखाई जाती है. तो अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन पार्ट, सिंपली आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज SN इज n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. सो टू फाइंड द सम ऑफ एनी n टर्म्स, दिस इज अ फॉर्मूला. एंड अगर आपको सारी ही एपी कोई भी nth टर्म तक निकालना है, सपोज करो मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आप n ले लोगे 10, ए ले लोगे यहाँ पे 2, अगेन डी लोगे आप 2. बट अगर मुझे यहाँ पे सारी ही टर्म्स का एपी सम निकालना है, मतलब उस केस में क्या होगा, अगर एपी फाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो दिस फॉर्मूला वर्क्स. अगर इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट एपी है जहां पे आपको लास्ट टर्म भी पता है, तो आप उस केस में सम निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l. सो दिस फॉर्मूला इज वेयर l इज द लास्ट टर्म. तो अगर आपको एपी की लास्ट टर्म पता है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट टर्म जब भी होगी जब एपी फाइनाइट है, तो अगर आपको वो पता है तो यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन दैट एपी यूजिंग दिस फॉर्मूला. अदरवाइज हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, किसी भी एन टर्म में बोलूं फर्स्ट 20 टर्म्स का निकालो, 30 टर्म्स का निकालो, 40 टर्म्स का निकालो, तो यू अकॉर्डिंगली यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द substitute the values in the formula, and then you can find the actual value of the question.
Now let's see difference between N, AN and SN. Now again very important. ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर में बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्वेश्चन में एन दिया हुआ है या ए एन दिया हुआ है। देखो एस एन तो इजी टू फिगर आउट है, राइट। सम ऑफ एन टर्म्स है, ये एन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है, बेसिकली ये ऐसे लिखा होता है एस एन। सो एवरीवन नोज कि सम क्या है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, तो वो विजुअलाइज करना इज इजी। बट डिफरेंस बिटवीन एन और ए एन में आपको क्या डिफरेंस है बेसिकली वो बड़ा ध्यान से देखना है। तो सपोज करो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास कोई भी एक रैंडम एपी में लेती हूँ, सपोज करो मैंने एक एपी दिया 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। सो एपी में एक तो टर्म होती है और एक इस उस टर्म की पोजीशन होती है। तो अगर मैं बोलूं 3 है, वो है टर्म, पर 3 टर्म का नंबर क्या है, वो है 1। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सिमिलरली फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी और कोई nth टर्म भी होगी। तो जब मैं बोल रही कोई nth टर्म, मतलब मुझे n की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं बोलूँ इस एपी की 20th टर्म निकालो, 30th टर्म निकालो, तो मैं उस n की जगह वो वैल्यू पुट कर सकती हूँ। एंड उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको अभी पहले इससे पहले समझाया। तो ये जो ऊपर है ये क्या है, दीज आर द पोजिशंस। तो बेसिकली ये एन होता है और ये क्या है, दीज टर्म्स आर द ए एन। सो 3, 6, 9, 12 इसमें क्या हुआ, ए एन, एन मतलब टर्म्स, और एन क्या है, उस टर्म का नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस टर्म में विच इज द 20th टर्म, इस एपी की 20th टर्म बताओ मुझे। तो ये 20 टर्म है या टर्म का नंबर है। ऑफ कोर्स टर्म का नंबर है, मैंने बोला 20वें टर्म मतलब 20th पोजीशन पे, 1 सेकेंड, कि 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, आपको वो टर्म की वैल्यू बतानी है। तो आप ए एन फाइंड करोगे, आप ए एन को 20 के इक्वल नहीं डालोगे। आई होप दैट इज क्लियर। अगर मैंने बोला फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी, सो आप क्या करोगे, आप ए एन की वैल्यू मतलब A20 आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है इस केस में, ना कि ए एन फाइंड करना है। मतलब ये आप ए एन को 20 के इक्वल डालो, 20th टर्म मतलब टर्म का नंबर, और आपको वो टर्म फाइंड करनी है, नॉट दैट, नॉट दी 20 इज नॉट द टर्म, 20 is the number. I hope this is clear to everyone. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें हम देखते हैं हमारे को ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो जितने क्वेश्चंस आप इस पे ट्राई करोगे, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, उतने ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज पे। सो लेट्स सी विच टर्म ऑफ द एपी इज 21 ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81 एंड ऑल्सो इज एनी टर्म 0। तो क्या क्वेश्चन है कि आपको ये एपी दिया हुआ है और बोला है कि कौन से विच टर्म इज 81 हेयर। सो -81 नंबर नहीं है, ऑफ कोर्स एन नहीं है, क्या बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। तो अगर कोई एक रैंडम एपी आपको दिया हुआ है, सपोज करो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म ये दिया हुआ है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो इस एपी में क्योंकि डिक्रीजिंग दिख रहा है मुझे, ये एपी डिक्रीज हो रहा है, 21 है, फिर 18 है, 15 है, तो कभी ये नेगेटिव में भी जाएगा, नेगेटिव में भी और नेगेटिव में जाके कभी तो ये 81 नंबर आएगा। तो बताना है कि ये 81 कौन से नंबर पे आएगा, कौन से नंबर की टर्म क्या है 81। तो हमें क्या दिया हुआ है, टर्म का वैल्यू, नॉट एन। सो व्हाट इज दिस, आई कैन राइट ए एन क्या है इधर, -81, और इसके लिए मैं क्या निकाल लूंगी, एन की वैल्यू। सो ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी विच इज -81। अगेन ए कितना है 21, एन फाइंड करना है, और डी भी कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 18 - 21 इज -3। सो आई गॉट दिस। सो लेट्स सॉल्व, 21 - 3n + 3 इज इक्वल टू -81। कितना हो गया ये, 24 पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो -81 - 24 कितना आएगा, 105, नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट, 105 divided by 3 which is 3 3s are 9 and 3 5s are 15. So I can say
जो इस एपी में 35th नंबर की टर्म आएगी वो क्या होगी 81। सो आई कैन से एन क्या है इधर 35। अब एक चीज और बतानी है कि क्या इस एपी में कोई टर्म जीरो भी है। सो हाउ विल वी फाइंड दिस, अगेन जीरो क्या है एक टर्म, नॉट द टर्म नंबर। देखो जीरो वैसे भी नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ये बताना है कि इस एपी में क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो 81 से पहले कभी बीच में ये जीरो भी बना होगा, तो मुझे वो जीरो बताना है कौन से नंबर पे जीरो था ये। तो अगर तो जीरो इसमें नहीं आएगा कभी, अगर तो नहीं आ रहा होगा तो आपका एन कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपका एन पॉइंट्स, देखो कभी भी 2.5 नंबर की टर्म नहीं होती। अगर आपकी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है तो कभी 2.5 पोजीशन आती है क्या, नहीं आती ना। तो अगर आपकी पोजीशन नंबर तो इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, राइट। सो लेट्स सी, आपने ए एन को क्या डाल दिया जीरो, तो अगेन ए प्लस एन माइनस वन डी किसके बराबर हो गया जीरो। ए है 21 एन वी आर फाइंडिंग, तो डी था -3, तो अगेन -3n प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। 21 प्लस 3 24, उधर जाके क्या हो जाएगा -24 एंड एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। सो मतलब इसकी 8th नंबर की टर्म क्या है जीरो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Now let's see another question. Check whether -50 -150 is a term of this AP. Again the similar question. I hope ये clear हो गया होगा आपको कि ये पता लगाना है कि अगर ये जो AP है ये कब जाके यहाँ पे हमें एक टर्म -150 देखने को मिलेगी। तो हमें ये चेक करना है कि ये 150 कभी आएगा भी इस AP में। तो अगेन सेम लॉजिक, अगर तो आप एक n नेचुरल नंबर निकालने में आपको दिख जाता है तो हम बोल सकते हैं कि -150 इसका पार्ट है। अगर n पॉइंट्स में आ रहा है मतलब एक नेचुरल नंबर आपको नहीं मिल रहा है, सो वी कैन से कि 150 -150 इस एपी का पार्ट नहीं है। सो अगेन मुझे ये क्या दी हुई है टर्म नॉट n, मतलब हमें n निकालना है। सो ए एन -150 दी हुई है तो a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू -150। a है 11, n हम फाइंड कर रहे हैं एंड d कितना है 8 - 11 विच इज -3। So I will get 11 minus 3n plus 3 is equal to -150. Let's see, -3n, यहाँ +14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये -14। So -3n is equal to -164. n is 164 divided by 3. I can see नहीं जा रहा है ये 3 और 164 कट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल देखो 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 is not divisible by 3. That means 164 will also not be divisible by 3. So I am not getting any natural number here. So that means this is 150 is not in AB. -115 is not the term of this AP. I hope this is also clear. Very easy questions. Now, how many multiples of 4 lie between 10 to 250? आपको एक रेंज दिया है। AP देखो डायरेक्टली AP नहीं गिवन। अभी तक जो मैंने आपको दो बेसिक क्वेश्चन दिए थे उसमें AP पता था तो A भी निकाल सकते थे, D भी निकाल सकते थे। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे निकालना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब मुझे बेसिकली बताना है कि कितनी टर्म्स आ रही होंगी 10 to 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है। तो पहले एपी बनाना पड़ेगा एंड एपी बनाना इज क्वाइट इजी क्योंकि बोला है मल्टीपल्स ऑफ 4 बता दो 10 और 250 के बीच में। तो 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 10 के बाद जो सबसे पहला मल्टीपल आता है वो आता है 12, राइट। एंड क्योंकि 4 के ही मल्टीपल्स बताने हैं तो अगला मल्टीपल क्या आएगा आप इसका 16 एंड सो ऑन। सिमिलरली लास्ट 250 मल्टीपल है 4 का, नहीं है। अगर आप 250 को 4 से डिवाइड करोगे तो इट विल नॉट बी कंप्लीटली डिविजिबल। सो अगर मुझे पता है कि लास्ट मल्टीपल क्या आता है, अगर जिसको नहीं ऐसे आइडिया लगता तो आप क्या करो 4 को 250 से डिवाइड करके देखो इधर क्या आएगा 24 1 0 4 2 जा 8। तो ये जो 2 आया है एलसीएम आपका सॉरी रिमाइंडर, तो अगर आप 250 में से 2 ही माइनस कर दोगे तो लास्ट आपको मल्टीपल क्या मिल जाएगा 248। सो लास्ट टर्म क्या हो गई इस एपी की 248। सो एपी बन गया। तो फाइनाइट एपी है क्योंकि 10 से 250 के बीच में लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स ही हैं,
है ना, 10 to 250 के बीच में, क्योंकि हमने उसको रेंज दी है, उसकी एक अपर लिमिट भी सेट करी है, तो मेरे पास फाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी यहाँ पे नहीं है। सो आपको पता लगाना है कि इसमें कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिक समझो, सपोज करो मैंने आपको एक एपी दिया जिसमें मैंने बोला, मतलब मैं नंबर एपी ना देके आपको एक लॉजिक समझाती हूँ कि सपोज करो फर्स्ट हमने कुछ पोजीशन में कुछ बॉयज को खड़ा किया या कुछ स्टूडेंट्स को खड़ा किया, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे सपोज करो रोहन को खड़ा करा, देन सेकंड पोजीशन पे मैंने मोहन को खड़ा किया, एंड एक जो लास्ट पोजीशन थी मैंने उधर सोहम को खड़ा करा। और मुझे पता लगाना है कि एग्जैक्टली कितने इसमें मैंने स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स इस पैटर्न में हैं, इस लाइन में हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि सोहम को मैंने 10th पोजीशन पे खड़ा किया है, तो आप बोल सकते हो ना कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दिस स्टैंडिंग इन दिस क्यू इज हाउ मेनी, 10। अगर आपको लास्ट टर्म का नंबर पता लग जाए तो कैन यू से कि इसमें इतने ही टर्म्स हैं। अगर लास्ट जो टर्म है उसका पता लग जाए कि ये इतने नंबर की टर्म है, तो उस एपी में उतनी ही टर्म्स होंगी, राइट। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि जो 258 है इस नंबर की पोजीशन क्या है, कि ये 248 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा इस एपी में एक्चुअल में कितने नंबर्स हैं, राइट। सो मेरे पास ए कितना है इधर, 12, एंड डी कितना है, ऑफकोर्स 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं, एंड ए एन क्या है, मतलब लास्ट टर्म जो है हमारी वो 248 है। तो अगर मैं पता लगा लूं कि ये कौन से नंबर की टर्म है ये 248, तो मुझे पता लग जाएगा इस एपी में कितने टर्म्स है। सो मैंने क्या किया, ए एन को 248 लिया, ये मेरी nth टर्म हो गई, एंड इसमें मैंने पुट करा a प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला, एंड मैं यहां से इसके लिए n निकाल लूंगी कि 248 कौन से नंबर पे है, यही है ना इस फॉर्मूला का n, मतलब 248 का n है ये, उसकी पोजीशन क्या है 248 की। तो a है 12, n हम फाइंड कर रहे हैं, d है 4, एंड इट्स 248। सो कितना हो गया, ओपन करो इसे, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, 12 माइनस 4 कितना हुआ 8, एंड 8 उधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा subtract, so 248 minus 8, 4n is 240, and n will be 240 divided by 4, which is 60. So how many terms are there in this AP? 60 terms, क्योंकि 248 जो लास्ट टर्म है इसका नंबर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है 60th। तो अगर लास्ट वाली चीज, लास्ट वाला अगर पर्सन 60th पोजीशन पे खड़ा है, तो दैट मीन्स कितनी पोजीशंस हैं उसमें, टोटल पोजीशंस कितनी है 60। So I hope this question is also clear. Now let's understand one more of the question on based on the sum concept. So बोला how many terms of this AP must be taken so that their sum is 78। आपको सम दिया हुआ है और बोला है कि एक एपी जो दी हुई है इसकी कितनी टर्म्स ऐड करने पे सम क्या आएगा इसका 78। तो एपी इज गिवन टू अस, एपी का ए है 24, डी है क्योंकि सब्ट्रैक्ट डिवीजन मतलब डिक्रीजिंग में जा रहा है, 21 माइनस 24 इज -3, एंड देन आपको सम दिया हुआ है 78। तो 78 कितनी टर्म्स का सम है ये एन फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, लास्ट टर्म नहीं दी हुई तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी इधर, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट। नाउ सम की जगह सम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 78, n पता नहीं है, 2a कितना है 24, तो इट विल बी 48, and again we don't know n। now let's open this 78 को आप या तो 2 उधर ले जाओ, 48, this will be -3n plus 3, 7, 156 is equal to what will be 51n minus 3n square। so I can see यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मुझे फैक्टराइज करके ही इसे सॉल्व कराना पड़ेगा। सो इसे सॉल्व करते हैं, 3n इधर ले आएंगे, 3n स्क्वायर माइनस 1
51n and we have 156 equal to 0. So लोएस्ट टर्म में जा सकती है ये, अभी पूरा ही जो सारी टर्म्स है वो 3 से डिवाइड हो सकती हैं. So n square minus 1 जा 7 and then plus 5 जा 2 जा 0. सो आपको 52 के, अगर मैं स्प्लिटिंग लगाऊं इसमें, 52 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जो आपको क्या दे दें, 13. सो आई नो 52 के फैक्टर्स बड़े आसान है. 52 होता है 13 फोरजा एंड 13 फोरजा में 13 और प्लस 4 करूं तो आई गेट 17. सो आई गेट n स्क्वायर, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ. तो वी हैव 13 इंटू 4 विच इज 52 एंड 13 प्लस 4 करें तो विल गेट 17. बट मुझे चाहिए -17, सो आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू -13 एंड -4. सो -13 -4 -17 देगा. सिमिलरली -13 और -4 आपको +52 देगा. सो दिस इज फिट, मतलब कंप्लीटली आपके जो नंबर्स हैं वो इस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं. सो आई जस्ट फैक्टराइज इट. तो ये कितना आ जाएगा, -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0. सो n कॉमन ले लेंगे, n -13 और इधर -4 कॉमन. सो अगेन n -13 इज इक्वल टू 0. सो दो फैक्टर्स आ गए, n -13 n -4. तो आप एक बार n13 आ रहा है और एक बार n क्या आ रहा है, 4. सो इसमें आपको दो टर्म, दो जो सोल्यूशंस हैं, दोनों ही सोल्यूशंस इसमें फिट हो रहे हैं. देखो एपी क्या है, ये नेगेटिव है, राइट. मतलब एपी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स कभी ना कभी जाके नेगेटिव भी होंगी, है ना. सो ये टोटल 13 टर्म्स का सम. क्यों, आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आंसर्स की, आप मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी 78 आंसर आएगा, और 4 टर्म्स को ऐड करोगे इस एपी की तो भी 78 आंसर आएगा. तो वो आंसर जस्टिफाइड कैसे करोगे आप, कि देखो 4 टर्म्स को ऐड करके तो हमें दिख रहा है 78 आ जाएगा, है ना. एक टर्म और आएगी, इन चारों टर्म्स को आप ऐड करोगे 78, तो एक्सेप्टेबल आंसर है. पर 13 भी एक्सेप्टेबल आंसर है. क्यों, क्योंकि कभी ना कभी इस एपी में जाके नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस जो सम है वो, मतलब उतना ही सम भी कांस्टेंट मेंटेन हो सकता है ना. जरूरी नहीं है ना कि सम बढ़ेगा ही. अगर तो पॉजिटिव एपी होता कि आपको इंक्रीज ही कर रहा होता तो सम ऑफ कोर्स, जो 4 टर्म का सम है वो कभी भी 13 टर्म्स का सम तो सेम नहीं हो सकता उस केस में. बट क्योंकि इस एपी में नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो 13 एंड 4 आर बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर्स. आपको यहाँ पे कुछ भी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. सो 13 टर्म्स विल ऑल्सो गिव यू द सम ऑफ 78 एंड सिमिलरली 4 टर्म्स विल ऑल्सो गिव यू द सम ऑफ 78. So I hope this question is also clear. So now again the last question, which is the first negative term of this AP. तो आपको एक AP दिया हुआ है और क्योंकि मुझे दिख रहा है नंबर्स नेगेटिव हैं, मतलब नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कभी ना कभी ये AP जाके क्या होगा, आपको क्या देगा, एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी देगा. तो कभी ना कभी ये AP कम ना कम हो गए, पहली एक नेगेटिव टर्म यहाँ पे क्रिएट होगी. तो आपको बताना है जो वो नेगेटिव टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है. मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एन. और ए एन भी आपको देखो दिया नहीं हुआ, पर ए एन का आपको एक प्रॉपर्टी पता है यहाँ पे, या जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, आपके पास सिर्फ एपी है. इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना एन है ना ए एन. आपके पास क्या है, ए है विच इज 40 एंड डी है विच इज -4. तो 36 -40 होता है -4. आपके पास डी है और ए है ना ए है ना, तो मैं निकालूंगी कैसे इस क्वेश्चन में आंसर. मैंने आप, आई होप ये समझ आ गया कि निकालना एन ही है इवेंचुअली. क्या बताना है आपको कि कब ये एपी आपको पहली जो नेगेटिव टर्म आएगी, सपोज करो इस एपी में कोई नेगेटिव टर्म आ जाती है -10. सो आपको बताना है -10 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है. तो मतलब एन निकालना है आपको, राइट. तो एन निकालना है और ए एन भी नहीं पता. तो ए एन की एक प्रॉपर्टी पता है, पर ए एन क्या है, हमें पता है कि ए एन क्या है, लेस देन 0. ए एन की रिक्वायरमेंट क्या है कि इट शुड बी लेस देन 0. तो पहला नंबर जो 0 से क्या हो, कम हो. तो इसी फॉर्मूला में आप पुट करोगे, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करो. क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पता है कि जो nth टर्म है वो नेगेटिव है, तो nth टर्म इज लेस देन 0. दैट इज द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस सोल्यूशन. सबसे पहली स्टेटमेंट ये आएगी और इसी के आगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करोगे. ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d एंड इट शुड बी लेस देन 0. तो a क्या है, 40
n मुझे पता नहीं है, निकालना है, एंड d क्या है, -4. सो आई विल सॉल्व दिस. अगेन -4n प्लस 4 इज लेस देन 0. सो कितना हो गया ये, 40 + 4 44 -4n इज लेस देन 0. तो आपने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, 44 उधर पहुंचा देती हूँ उधर. तो सिमिलरली आपको पता है ट्रांसपोजिंग इसमें भी कर सकते हैं हम. तो 44 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव. अच्छा बेटा एक चीज और, जब आपके पास ये इनइक्वालिटी का साइन ना होके अगर इज इक्वल टू होता, सपोज करो यहाँ होता -4n इज इक्वल टू -44, सो आप सिंपली क्या करते थे, नेगेटिव से नेगेटिव कट कर देते थे. उससे कुछ गलत नहीं होता था उस क्वेश्चन में. उस क्वेश्चन में कभी भी उसका बैलेंस नहीं बिगड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर -2 इज इक्वल टू -2, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट करूंगी तो 2 भी 2 के क्या है, इक्वल. गलत नहीं हो रहा. बट अगर इनइक्वालिटी का केस है, लेट्स सी, अगर मैंने आपको बोला कि जो -4 है दैट इज लेस देन -2. आई होप इतना सबको पता है कि -4 -2 से क्या है, कम है. हमें पता है ये स्टेटमेंट है, राइट. बट अगर मैं इसके नेगेटिव उड़ा दूं ऐसे ही, तो ये तो स्टेटमेंट बन गई कि 4 2 से लेस है. तो ये तो आपको एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है, राइट. तो इनइक्वालिटी वाले केस में अगर इक्वल टू साइन है तो नेगेटिव उड़ाने से कोई स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं बिगड़ता है. बट अगर आपके पास एक इक्वेशन ना होके आपको इनइक्वालिटी दी हुई है और मैं उस केस में ऐसे ही नेगेटिव उड़ा दूं, मतलब बच्चे अगर इसमें लिख दे 4n इज लेस देन 44, सो इट विल गिव मी एन इम्बैलेंस्ड इक्वेशन दैट विल नॉट बी इक्वल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज गिवन टू अस, राइट. बैलेंस बिगड़ जाएगा. आपको अगर पता है कि -4 लेस देन है -2 से, तो 4 तो नहीं है 2 से लेस. तो इस केस में क्या हो रहा है, ये साइन क्या हो रहा है, रिवर्स. तो अगर मैं ये साइन कट भी करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस साइन को रिवर्स कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है हर एक केस में. आप कोई और केस भी उठा के देख लो. अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि -6 है, इट इज लेस देन -3, ठीक है. सो अगर मैं इसके 3 से 3 कट करूंगी तो 6 तो 3 से लेस नहीं है, 6 क्या है, 3 से ग्रेटर. सो मुझे साइन भी क्या करना पड़ेगा, चेंज. अगर मुझे नेगेटिव दोनों साइड उड़ाने हैं या खत्म करने हैं वो नेगेटिव साइन, तो मुझे बीच का जो साइन है इनइक्वालिटी का साइन, वो भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स. सो अगर मुझे ये नेगेटिव गायब करने हैं तो मैं क्या करूंगी, 4n इज ग्रेटर देन 44, मुझे साइन भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स. सो अगेन सॉल्विंग करने हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड. तो n विल बी ग्रेटर देन 44 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 11. सो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि n की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए. तो n किसके बराबर है, n आप 11 नहीं लोगे, n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 11. ये सेज कि 11 से बड़ा नंबर, और 11 से सबसे पहला ही बड़ा नंबर क्या है, 12. तो आप क्या लोगे, जस्ट आफ्टर 11 कौन सी टर्म आती है, कि 11 से बड़ा वाला नंबर है. तो ये नहीं कि वैसे तो 12 13 14 सारे ही नंबर्स 11 से बड़े हैं, बट आप उसे जस्ट आफ्टर 11 के बाद कौन सी टर्म आएगी, 12. सो और आंसर इज 12. तो इस एपी की जो 12th नंबर की टर्म है वो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में पहले पूछा हुआ है. एंड आई होप इस वीडियो में आपको सारे बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो गए होंगे. सो in this video I have covered all the the basic terms, कि कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कौन से छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है बच्चों को इस चैप्टर के बारे में. दैट ऑल आई हैव कवर्ड. अब जो मैं इस वीडियो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें आई विल कवर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस, बिकॉज जनरली देयर इज अ हायर चांस कि आपके सैम्पल पेपर में भी आपकी बार एपी पे एक केस स्टडी दी हुई है. सो एग्जाम्स में भी देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आपके पास एपी पे कोई ना कोई एप्लीकेशन बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही. So that's all for this video. I'll see you in the next part of this video. Till then, please attempt all these questions and do practice a lot of questions on this chapter. So thank you so much, everyone.